Assalamu alaikum dear students. Today our topic is ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from isolated gaseous atom in its ground state to form a positive ion is called ionization energy। सबसे अहम बात कि आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ना ही सॉलिड फॉर्म में, ना ही लिक्विड फॉर्म में। अब गैसियस फॉर्म में क्यों होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में होगा। ये हम सबसे पहले उसकी करते हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन जब करते हैं तो वो एलिमेंटल फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। तो एटॉमिक फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी होता है। और जो ये हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, हम रिमूव कराते हैं फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराते हैं। मतलब कि हम जो वैलेंस शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जाता है वो कराया जाता है आउटर मोस्ट शेल से। और दूसरी अहम बात इस डेफिनेशन के अंदर ये क्या कह रहा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड मीन यहाँ एनर्जी क्या होगी? अब्जॉर्ब। और जिस प्रोसेस के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये खुद ब खुद नहीं होता, ये नेचुरली नहीं होता, ये जब हम कराएंगे तो फिर ये होगा। इसलिए क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस के दौरान रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं किलो जूल पर मोल। और सेकेंड के जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस होता है तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किसी एटम में से होगा तो उसके नतीजे में बनेंगे पॉजिटिव आयन। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस के दौरान कैटाइन फार्मेशन होती है, पॉजिटिव आयन की फार्मेशन होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी 3 टाइप्स हैं: फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो टाइप्स हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएं तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएं किसी एटम से उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह थर्ड को रिमूव कराएं तो फिर उसको कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसी तरह से अगर फोर्थ को रिमूव कराएं तो फिर उसको कहेंगे फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को किस तरह डिफाइन करेंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट most loosely bounded electron from an atom in gaseous state is called first ionization energy। इसी तरह अगर यहाँ फर्स्ट की जगह सेकेंड आ जाए तो फिर उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर इधर थर्ड आ जाए तो फिर उसे हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मिसाल क्या है कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसके जो शेल की तादाद है उसके अंदर हैं 3। उसके ये फर्स्ट शेल के गिर्द ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल। इसको हम फर्स्ट शेल कंसीडर करें, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो इसके अंदर पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल इसके 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
जब ये लास्ट शेल को हम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये बनेगा Na पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, और इसके पास फिर 2 शेल रह जाएंगे, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 496 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए इसकी जो डेल्टा एच है वो क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह हम देखते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर मिसाल हम देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में ये मैग्नीशियम है हमारे पास। मैग्नीशियम के जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब उसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो फिर वो बनेगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो थी वो थी 3738, और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 1451 किलो जूल पर मोल। ये है 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ये उसके तकरीबन डबल है। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। उसके अंदर आपने क्या लिखना है, जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज़। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से उसके अंदर एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके दरमियान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो रेशो है उसके दौरान क्या आ जाता है, इम्बैलेंस। उनकी जो तादाद है वो इम्बैलेंस हो जाती है, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। इसलिए जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसी तरह जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए उस हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा होगी। जो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो ट्रेंड बनेगा वो किस तरह से होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब देखते हैं वो फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी न्यूक्लियस पर उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। जी, हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में रिलेशन है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह एटॉमिक रेडियाई, जितना किसी एटम का साइज़ या एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो क्या है, ये क्या है, इन्वर्स। अगर हम इसको किस तरह से कहें, ये बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज। इसी तरह एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। और इसी तरह जब शेल्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसके दौरान एटम क्या हो जाए, स्टेबल फॉर्म के अंदर। अगर उस फॉर्म में होगा तो उस वक्त उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ये है 10। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस वक्त ये स्टेबल फॉर्म में है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इस वक्त जब इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया था उस वक्त थी 738 किलो जूल पर मोल, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया वो है 1451 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम इसके एक थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएं तो वो उससे इन दोनों अमाउंट से डबल होगी, और जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा होती है उतने ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना उतना ही मुश्किल होता है। अब इसी तरह पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट,
ये एस सब शेल हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना, उसका जो ट्रेंड है वो एस का ज़्यादा है जी। तो एस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। तो और पी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना थोड़ा इजी है एस के मुकाबले में। और डी में डी सबशेल हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना पी के मुकाबले में और इजी है। और एफ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना सबसे इजी है क्योंकि इस जब एफ सबशेल आ जाएगा किसी एटम के अंदर तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा और साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? ये अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ करती हैं और अक्रॉस द ग्रुप ये डिक्रीज़ करती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये इंक्रीज़ और इसी तरह से शेल्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज़ इन अ पीरियड। इनका और एटॉमिक रेडियस और शेल्डिंग इफेक्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब इंक्रीज़ क्यों करती है उसकी वजह देखते हैं। एक तो वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। और क्या रीज़न हो सकती है? और उसके अंदर रीज़न है उसके अंदर सबसे पहले कि देखें कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मीन इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज़। पॉजिटिव चार्ज जब न्यूक्लियस पे इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है पीरियड के अंदर लेकिन नंबर ऑफ़ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। उसके दौरान नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ नहीं करते एक पीरियड के अंदर क्योंकि जो एक किसी एटम का किसी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड और नंबर होता है वही उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल की तादाद होती है। वो हर एटम का जो पीरियड नंबर है वही उसकी शेल की तादाद है। और एक पीरियड के अंदर जितने भी जितने भी एटम होते हैं उनके अंदर शेल की तादाद बराबर रहती है, इसलिए नंबर ऑफ़ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। और नंबर ऑफ़ शेल रिमेन्स कांस्टेंट, शेल की तादाद कांस्टेंट रहने के साथ साथ जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो क्या कर जाती है? वो क्या करती है? इंक्रीज़। सॉरी इधर क्या आएगा? इंक्रीज़। और इस इंक्रीज़ करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं उनकी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। और उन सब में नोबल गैसेस में जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वो है हीलियम की। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है हीलियम की। और जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो है सीजियम की। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के अंदर वो है सीजियम, और सीजियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब बात करते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है ग्रुप के अंदर ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। एक तो न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरा क्या है? उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इंक्रीज़ करने के साथ साथ न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो इंक्रीज़ करते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि उसके दरमियान जो नंबर ऑफ़ शेल जब इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल के इंक्रीज़ करने के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज़ कर जाता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने से डिस्टेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आ जाएगी? कमी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आने से न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज़। तो न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज़। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ इन अ ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ इन अ ग्रुप। तो लिहाजा पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है।
और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफ़िकल्ट है, और जो मेटलाइड हैं वो इंटरमीडिएट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सखी बंदा होता है वो इलेक्ट्रॉन वो पैसे खर्च करने में इतना है। जो कंजूस बंदा होता है वो पैसे खर्च करने में बहुत हेजिटेशन फील करता है। इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं उनको आप समझ लें कि कंजूस हैं, शेख हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना डिफ़िकल्ट है, और जो हैं मेटल्स उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है। ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उसके अंदर सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और लास्ट के अंदर जब हम चले जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो उसके अंदर हैं 6th 7th और 8th, उसके अंदर हैं नॉन मेटल्स, और उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।